उदाहरण नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 7 में एक वृक्ष विधि का प्रश्न है। आपको एक्सरसाइज में इस वृक्ष विधि के जो प्रश्न मिलेंगे, 3 प्रश्न उसमें दिए हैं। तो यहाँ पर इसको हल करना है और इसमें जो x, y और z ये अननोन राशियां हैं, इनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे चूंकि इसमें जो गुणनखंड हैं ये वृक्ष की शाखाओं के जैसे हैं, इसलिए इसको वृक्ष विधि कहते हैं। जैसे यहाँ पर x दिया है और x के 2 गुणनखंड किए गए, जिसमें एक गुणनखंड 2 है और दूसरा क्या है, y है। फिर उसके बाद y के 2 गुणनखंड है, एक 3 है और दूसरा 1855 है। फिर 1855 के 2 गुणनखंड है, एक 5 है और दूसरा क्या है, 371 है। इसी तरह से 371 के 2 गुणनखंड है, एक 7 और दूसरा क्या है, z है। तो यहाँ पर इस प्रकार x, y और z जिनका मान नहीं पता है तो उनका मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं कि जैसे 371 लेते हैं तो 371 के गुणनखंड 2 है, एक 7 है, दूसरा क्या है, z है। यानी कि यदि 7 और z की गुणा की जाए तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 371 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी का उपयोग करेंगे कि 7 गुणे z बराबर 371। तो यहाँ पर हल में आपको लिखना है कि 7 गुणे z बराबर 371। अब 7 से भाग कराएंगे 371 को तो आ जाएगा 371 बटा 7 बराबर z। z का मान ज्ञात करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे तो आ जाएगा 53। यानी कि यहाँ पर जो z है, यहाँ पर इसका मान जो होगा वो कितना होगा, 53 होगा। तो 7 गुणे 53 बराबर 371, z का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद y का मान यदि ज्ञात करना है तो यहाँ पर देखते हैं कि y के 2 गुणनखंड है, एक है 3, दूसरा है 1855। यानी कि 3 और 1855 की यदि गुणा कर दी जाती है तो जो मान आएगा y के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों y के गुणनखंड हैं। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 3 गुणे 1855। जब गुणा की गई तो आ जाता है 5565। इसका मतलब क्या है कि y का जो मान है वो 5565 है, जो कि 3 और 1855 के गुणनफल के बराबर है। जब y और z का मान ज्ञात हो गया उसके बाद x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान किससे आएगा, यहाँ पर x के गुणनखंड में है 2 और y, यानी कि 2 और y की जो गुणा होगी वह x के बराबर होगी। तो यहाँ पर x बराबर 2 गुणे y लिखना है। y का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं जो कि 5565 है। तो यहाँ पर आपको करना है 2 गुणे 5565। अब ये जो 2 गुणे 5565 है, जो इसका गुणनफल होगा वही x का मान होगा। तो यहाँ पर गुणा की गई तो आता है 11130। तो x का मान हो जाएगा 11130, y का मान हो जाएगा 5565 और z का मान हो जाएगा 53। तो इस प्रकार से वृक्ष विधि के जितने भी प्रश्न हैं आप उनको हल कर सकते हैं। उदाहरण नंबर 8 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 और 10530 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 2520 और 10530 दिया है इसके आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेने हैं। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आपने संख्या लिखी है 2520, चूंकि सम संख्या है इसलिए इसको 2 से विभाजित करेंगे। 2 से विभाजित करेंगे और जितनी बार 2 से विभाजित होगी पहले 2 से ही करेंगे। यहाँ पर 2 से भाग करने पर ये एक बार में, यहाँ पर 2 बार लगेगा, 2 दूना 4, 1 हासिल आएगा, 2 छंग 12 और 0। यहाँ पर आप अलग भी जैसे भाग कर सकते हैं। 2520 को 2 से अलग भाग करेंगे, जो भागफल आएगा वही यहाँ पर लिखना रहता है। इसके बाद पुनः इसको 2 से भाग करेंगे तो 12 का हाफ हो जाएगा 6 और 60 का आधा हो जाएगा 30। यानी कि 1260 का हाफ आपको लिख देना है जो कि होगा 630। इसी तरह से फिर एक बार 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 315। अब चूंकि 315 एक विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं विभाजित होगी, इसलिए चेक करते हैं कि क्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पर अंकों का योग करते हैं, 3 1 4 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। चूंकि 9 3 से विभाज्य होता है इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 315 को जब 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 105। इसके बाद पुनः 3 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 बचे 15, यानी कि 35 तिया 105 होता है। तो इसलिए यह 3 से विभाजित होगी। उसके बाद आ जाता है 35। 35 3 से नहीं विभाज्य, क्योंकि 3 और 5 का योग करेंगे तो 8 ही आता है। तो यहाँ पर 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इकाई पर 5 है तो 5 की विभाज्यता क्या है कि इकाई का अंक या तो 0 या 5 हो तो विभाजित होगी संख्या। तो 5 7 35 होता है,
इसके बाद 7 से विभाजित करेंगे तो 7 एकम 7। अब यहाँ पर ये जो संख्याएं आई हैं इनको आप लिख लेंगे 2520 के गुणनखंडों के रूप में। तो चूंकि यहाँ पर घात के रूप में लिखा है, जैसे कि यहाँ पर 2 है, 3 बार आया है तो 2 की घात 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 बार आया है तो 3 की घात 2 हो जाएगी। एक बार 5 और एक बार 7 है तो यहाँ पर एक बार 5, 5 गुणे 7 यहाँ पर लिख लिया गया। इसी प्रकार से जो संख्या 10,530 दी है इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इकाई पर क्या है, 0 है, जो कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक इकाई पर होता है, यानी कि संख्या अगर सम होती है तो वह 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर इसको भाग करेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 छंग 12, 2 पंचे 10। एक बार 2 से भाग करने पर ही यहाँ पर हमने देखा कि जो इसका इकाई का अंक है वो कितना है, 5 है, जो कि विषम संख्या हो गई तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से विभाजित करेंगे, चूंकि इसका अंकों का योग 3 से विभाज्य है। तो यहाँ पर जब 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15 और 3 बचे 15। एक बार अभी और 3 से विभाजित करेंगे तो 3 बचे 15 होगा, 2 3 एक है 24 और 1 3 बचे 15। 585 आया। ये भी 5 5 10 8 18, यह भी 3 से विभाज्य है, इसलिए जब तक 3 से विभाज्य होगा करते रहेंगे। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 2 और 3 और 27 हो जाएगा, 3 पचे 15, 195 है। एक बार और 3 से विभाजित करेंगे, 3 छक 18 होता है, 3 पचे 15। अब यहाँ पर जो 65 है इसके अंकों का योग यदि करते हैं तो 6 और 5 कितना होगा, 11, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है। इसलिए अब 3 से, क्योंकि एक बार 2 से और 4 बार 3 से विभाज्य हो चुका है, तो अब अगली संख्या या संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो चेक करते हैं, चूंकि इकाई पर 5 है इसलिए 5 से विभाजित हो जाएगा। 13 बार में 13 पचे 65 होता है और लास्ट में जो संख्या 13 अभाज्य संख्या आती है 13 से ही विभाज्य होगी। इस प्रकार 10,530 के भी जब गुणनखंड हो गए तो यहाँ पर इनको भी हमने घात के रूप में लिखा है। यहाँ पर 2 एक बार है इसलिए 2 ही लिखा है, 3 4 बार आया हुआ है इसलिए 3 की घात 4 हो जाएगी। एक बार 5 और एक बार 13 है। तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेने हैं, उसके बाद गुणनखंडों को लिख देना है। अगर एलसीएम ज्ञात करना है इसमें तो एलसीएम आप जो संख्याएं दी है उनको ब्रैकेट में लिखना है। उसके बाद अब क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एक गुणनखंड लेकर के चलना है। जैसे सबसे पहला गुणनखंड यहाँ पर देखते हैं कि 2 है, तो 2 देखते हैं। 2520 और 10,530 के गुणनखंडों में दोनों में आया है, यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ पर 2 की घात 1 है, यानी कि यहाँ पर 2 एक बार है और इसमें 2 3 बार आया है। तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की घात 3 जो है, 2 की घात 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर 2 की घात 3 लेना है। इसके बाद 3 पर, तो यहाँ पर 3 की घात 2 और यहाँ पर 3 की घात 4 है, तो इसमें आपको 3 की घात 4 लिखना है, बाकी छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि 5 एक बार 2520 के गुणनखंड में भी है और एक बार यहाँ पर है, तो एक ही बार मैक्सिमम है तो यहाँ पर एक बार लिख लिया जाएगा। इसी तरह से 7 की जो अधिकतम पावर हो कितनी, 1 है, चूंकि एक ही बार आया है तो उसको भी लिखना और 13 को भी लिखना है। लासा में किसी भी गुणनखंड को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात आपको ले लेनी है। इसके बाद 2 की घात 3 का जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो आता है 8 और 3 की घात 4 की वैल्यू होती है 81। 5 गुणे 7 कर लेंगे 35 होगा और 13। इन सबकी जब गुणा कराते हैं तो संख्या जाती है 2,94,840। इसका मतलब है जो 2 संख्याएं दी हैं आपको 2,520 और एक संख्या दी 10,530, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो 2,94,840 होगा। उदाहरण नंबर 9 दिया हुआ है कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर हैं। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। यानी कि प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति हैं जो कि किसी एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और वह कुछ निश्चित दूरी तय करते हैं। इनमें से तीनों के जो कदमों की माप हो 40, 42 और 45 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले जिससे कि वह उस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर सके। तो वहां पर वो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी, यानी कि इनका जो 40, 42 और 45 सेंटीमीटर दूरी दी है इनका आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो कदमों की माप दी वो लिख लेनी है, उसके बाद हमको एलसीएम इनका ज्ञात करना पड़ेगा, तभी वह न्यूनतम दूरी ज्ञात होगी।
तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, उसी विधि से अभाज्य गुणनखंड करके उसके बाद उसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। प्रश्न समझते हैं। जैसे तो एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। मान लीजिए कि एक डिस्टेंस है जो कि क्या है 10 सेंटीमीटर है और 3 व्यक्ति हैं। एक के जो कदम की लंबाई कह लीजिए उसकी माप क्या है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है, और दूसरा व्यक्ति है उसके कदम की माप जो है वो 3 सेंटीमीटर है, और तीसरा व्यक्ति है उसके कदम की माप क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कुल दूरी कितनी तय करनी है, 10 सेंटीमीटर। अब यदि ए व्यक्ति जिसके कदम की माप 2 सेंटीमीटर है वह इस दूरी को तय करेगा तो वो 5 पूर्ण कदमों में इसको तय कर लेगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर से भाग कराएंगे 10 को, 2 पंचे 10, तो 5 बार में पूरे कदमों से वो इसको नाप लेगा। क्योंकि उसके कदम की माप क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 5 बार में 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जो अगला व्यक्ति है जिसके कदम की माप क्या है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर वाले का क्या होगा, 3 3 9 होता है, तो 3 बार तो पूरे कदम वो नापेगा, 3 3 9। अब चौथा कदम जब वो बढ़ाएगा तो उसके कदम की माप है 3 सेंटीमीटर और डिस्टेंस कितनी बच रही होगी 1 सेंटीमीटर। यानी कि 3 बार में 3 3 6 3 9 सेंटीमीटर तो वो नाप लेगा, बचेगा 1 सेंटीमीटर की दूरी। उसके कदम की माप है 3 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस कम पड़ जाएगी, तो कदम क्या है पूर्ण कदम नहीं माना जाएगा। अगला अगर व्यक्ति है सी वाला जिसके कदम की माप क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर माप वाला जब 10 सेंटीमीटर की दूरी तो तय करेगा, तो पहले बार कदम में वो 4 सेंटीमीटर मापेगा, फिर दूसरी बार में फिर 4 सेंटीमीटर माप लेगा, टोटल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बचा कितना यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। अब 2 सेंटीमीटर में उसका पूर्ण कदम तो होगा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस बची है 2 सेंटीमीटर और उसके पैर की जो माप हो कितनी 4 सेंटीमीटर है। तो ये जो इसके पूर्ण कदमों की माप होगी केवल 2 रह जाएगी, बी के जो पूर्ण कदमों की माप होगी 3 रह जाएगी, और ए जो व्यक्ति है उसके पूर्ण कदमों की माप क्या रह जाएगी 5। तो यहाँ पर यदि हम ए बी सी जो इनके कदमों की माप दी है इनका एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा इनका, इस तरह से ये भाग विधि से एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, वैसे गुणनखंड विधि अभी चल रही है। यहाँ पर जब इनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 दूनी 12। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो न्यूनतम दूरी है ये 10 सेंटीमीटर ना होकर के यदि 12 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को मान लेते हैं क्या है 12 सेंटीमीटर, जो कि इनके एलसीएम के बराबर है। तो जो ए व्यक्ति है जिसका पैर की माप 2 सेंटीमीटर है, तो उसके 6 पूर्ण कदम पड़ेंगे, मतलब 6 बार में पूरी डिस्टेंस इसको कवर कर लेगा। जो बी है जिसके पैर की माप 3 सेंटीमीटर, 3 चौके 12 होता है, तो ये 4 बार में इसके पूर्ण कदम यानी कि पूरी दूरी माप लेगा। और जो सी है जिसके पैर की माप 4 सेंटीमीटर है, तो 4 3 12 होता है, तो ये 3 बार में इसको जो है पूरी दूरी को पूर्ण कदमों में माप लेगा। तो यही यहाँ पर है इस प्रश्न में कि जो 3 व्यक्ति हैं जिनके पैर की माप 40 42 और 45 सेंटीमीटर है, तो वह न्यूनतम दूरी इनके लासा के बराबर होगी। तो यहाँ पर 40 के गुणनखंड है जो कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी कि 2 दूना 4 दूनी 8 पंजे 40 होता है। 3 बार 2 आएगा, 1 बार 5 आएगा। 42 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42 होता है, और इसी तरह 45 के गुणनखंड में 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पर जब इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमने बताया है कि सबसे एक एक गुणनखंड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला गुणनखंड यहाँ पर क्या है 2 है, फिर अगला क्या है 3 है, फिर 5 और 7 है। तो यहाँ पर 2 को लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि 2 3 बार आया है 40 के गुणनखंड में, 1 बार आया है 42 के गुणनखंड में, और 45 के गुणनखंड में 1 बार भी नहीं है। तो यहाँ पर जो 2 की अधिकतम घात है वो 40 के गुणनखंड में है जो कि 3 बार है, तो यहाँ पर मैं 3 बार 2 को लिखा है। इसके बाद 3 को लेते हैं। यहाँ पर 3 40 के गुणनखंड में 1 भी बार नहीं है, 42 के गुणनखंड में 1 बार है, और 45 के गुणनखंड में 2 बार है। तो यहाँ पर जो अधिकतम बार आया है ना, अधिकतम घात क्या है 45 के गुणनखंड में चूंकि 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार इसको लिख लिया जाएगा। इसी तरह 5 40 के गुणनखंड में 1 बार है, 42 के गुणनखंड में 1 बार भी नहीं है, 45 के गुणनखंड में 1 बार है। अब यहाँ पर एक ही बार जो है 40 के गुणनखंड में 1 ही बार, 45 के गुणनखंड में 42 के गुणनखंड में 1 बार भी नहीं है। तो जो अधिकतम घात की बात करें तो चूंकि एक बार है तो अधिकतम घात 1 होगी, तो 1 बार इसको लिख लेना है। इसी तरह 7 की भी अधिकतम घात क्या है 1 ही, चूंकि 1 ही बार है 42 के गुणनखंड में।
अब क्या है, इन सभी संख्याओं की गुणा की जाएगी तो गुणा करने पर आ जाता है 2520। फिर जो 2520 आई है संख्या, यही वह न्यूनतम दूरी होगी जो कि यदि 40 सेंटीमीटर माप वाला व्यक्ति इसको तय करेगा तो पूर्ण कदमों में मापेगा, 42 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति तय करेगा तो भी इसको पूर्ण कदमों में माप लेगा, और 45 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति अगर इसको मापेगा तो वो भी इसको पूर्ण कदमों में माप लेगा। तो यहाँ पर आपको लिख देना कि अतः इनमें से प्रत्येक कम से कम 2520 सेंटीमीटर की दूरी तय करे या चले, जिससे वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय कर पाएगा। उदाहरण नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि क्यों 17 × 5 × 11 × 3 × 2 प्लस 2 × 11 एक भाज्य संख्या है। यहाँ पर आप देखें कि लिखा हुआ यूपी 2019 BA, यानी कि यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि हमारे पास जो बुक है वो 2023-24 का संस्करण है, तो 23-24 का जो संस्करण है तो उसके बाद यदि प्रश्न यहाँ आया होगा तो इस किताब में उसके आगे सर नहीं दिया होगा। जबकि क्या है कि लगभग हर साल इस टाइप का एक आधा प्रश्न जो है पूछा जाता रहता है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जितनी भी संख्याएं दी हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या है, अभाज्य है, लेकिन फिर भी इनका जो गुणनफल है वो भाज्य क्यों है, यही आपको बताना है कि व्याख्या करनी है। आपको बताना है कि क्यों ये जो सभी अभाज्य संख्याएं हैं इनका जो गुणनफल है, और चूंकि यहाँ पर प्लस 2 × 11 भी लिखा है तो इसका मान जो आएगा वो भाज्य क्यों होगा। तो यहाँ पर जो संख्याएं दी हैं आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है कि आप देखते हैं कि जहां पे प्लस का निशान लगा है उसके बाद क्या है, 2 और 11 दो संख्याएं दी हैं। तो यहाँ पर आप चाहे तो 2 कॉमन ले सकते हैं, या फिर चाहे तो 11 कॉमन ले सकते हैं, या फिर आप इन दोनों को भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने केवल 11 कॉमन लिया है, बड़ी संख्या है इसलिए 11 कॉमन ले लिया है। जब 11 कॉमन ले लिया उसके बाद क्या बचता है, यहाँ पर 17 लिख लिया, 5 लिख लिया, 11 चूंकि कॉमन है इसको छोड़ देंगे, 3 × 2 वो भी लिख ली गई, प्लस 2 और यहाँ पर 11 कॉमन ले चुके हैं तो उसको छोड़ देंगे। जो संख्या हमने कॉमन ले ली उसको यहाँ से हटा देंगे, बाकी जो बचता है उसको वैसे ही लिखेंगे। यहाँ पर 17, 5 और 3 और 2 इन सभी संख्याओं की गुणा करेंगे, 17 × 5 = 85 और 3 × 2 = 6, इनकी गुणा कराएंगे तो आता है 510। और चूंकि प्लस में 2 लिखा है तो वो भी ऐसे लिख दिया, प्लस में 2। 510 में 2 जोड़ेंगे 512 होगा, और बाहर ब्रैकेट के 11 लिखा था इसलिए 11 × 512 क्या हो गया, 5632। अब ये जो संख्या 5632 आई है ये क्या है कि भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके जो गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी वह क्या होगी, 2 से अधिक होगी। यहाँ पर आप समझ लीजिए कि भाज्य और अभाज्य में क्या है कि अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो एक और दूसरा स्वयं संख्या। अब ये जो एक तो एक और दूसरा स्वयं संख्या, यह प्रत्येक संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, चाहे वो भाज्य हो या अभाज्य हो। जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं उनमें भी ये 2 गुणनखंड आते हैं, एक आएगा और स्वयं संख्या आएगी। इन दोनों के अलावा यदि कोई तीसरा गुणनखंड या अन्य कोई गुणनखंड आ जाते हैं तो वह संख्या भाज्य हो जाती है। अगर यदि यही 2 गुणनखंड रहते हैं तो संख्या अभाज्य कहलाती है। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे यहाँ पर एक हम 6 ले रहे हैं और एक संख्या यहाँ पर 5 ले रहे हैं, तो जब हम 6 के सभी गुणनखंड लिखेंगे तो उसमें सभी गुणनखंडों में देखिए एक तो होगा ही होगा, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या को विभाजित कर सकता है। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा पहला गुणनखंड 6 का, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, 6। 5 के गुणनखंड लिखते हैं तो 5 1 से विभाजित होगा और स्वयं से विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक तो एक और दूसरा स्वयं संख्या, जो भाज्य संख्याएं हैं उनका भी एक गुणनखंड होता है। इन 2 संख्याओं के अलावा यदि कोई अन्य गुणनखंड आ जाते हैं तो ये भाज्य की श्रेणी में आ जाती है, और यही 2 गुणनखंड केवल रहते हैं, एक तो एक और स्वयं, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो 5632 दिया हुआ है तो 5632 का एक गुणनखंड तो 1 होगा और दूसरा गुणनखंड 5632 स्वयं होगा। यदि यही केवल 2 गुणनखंड रहते तो यह संख्या अभाज्य कहलाती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अभी यहाँ पे लिखा है 5 × 5 11 × 512, तो ये इन दोनों का गुणनफल है 5632। इसका मतलब 5632 का एक गुणनखंड 11 भी है, दूसरा गुणनखंड 512 भी है। अगला गुणनखंड 2 भी होगा क्योंकि एक सम संख्या है,
ऐसे बहुत से गुणनखंड हो सकते हैं जिनमें क्या है कि 1 और 5632 के अलावा अन्य गुणनखंड हैं। इसलिए यह जो संख्या है, या पहले की ये जो संख्याएं दी हैं, यह क्या है कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। उदाहरण नंबर 11 में दिया है कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से देखना है कि कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सह अभाज्य संख्याओं का युग्म दिया हुआ है। तो पहला जो ऑप्शन है उसमें संख्या दी है 14 कम 35, और दूसरा ऑप्शन है इसमें संख्या दी है 18 25, और तीसरे ऑप्शन में दिया है 31 93, और चौथे ऑप्शन में दिया है 32 62। तो जो सह अभाज्य संख्याओं का युग्म की बात है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम सह अभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी कि इनके गुणनखंड यदि किए जाएं तो उन गुणनखंडों में 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, या फिर उनका पहले की एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंडों की बात करें तो यहाँ पर 14 और 35 में आप देखेंगे कि 7 एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो 14 को विभाजित करता है और 35 को विभाजित करता है, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। तो यहाँ पर इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो 7 मिल गए, और सहभाज्य संख्याएं उनको कहेंगे जिनमें 1 के अलावा कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी कि उनका एचसीएफ 1 हो। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन इसका है यह क्या है, गलत दिया हुआ, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको मिल रहा है। दूसरा जो ऑप्शन दिया है इसमें 18 और 25 दिया है, तो 18 और 25 के यहाँ पर गुणनखंड करते हैं। 18 और 25 यहाँ पर गुणनखंडों में, क्योंकि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, तो यहाँ पर एक लिखेंगे गुणनखंड में समझने के लिए। इसके बाद 18 के गुणनखंड यदि करते हैं तो 2 3 6 3 18 ऐसा होता है। 25 के गुणनखंड करते हैं तो 5 गुणे 5 होता है। इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। 31 और 93 देखते हैं तो 31 3 93 स्वयं होता है, यानी कि 31 और 93 के गुणनखंडों में 31 स्वयं उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो ये सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। 32 और 64 में 32 और 62 दिया है, तो 32 और 62 दोनों में आप देखेंगे कि 2 कॉमन है, क्योंकि 32 2 से विभाजित हो जाता है, 62 भी क्या है 2 से विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 मिल रहा है, यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 31 मिल रहा है, यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। जबकि 18 और 25 का जो ग्रुप दिया है इसमें आप देखेंगे इसके गुणनखंड करके, तो यहाँ पर आपको कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, केवल 1 के अलावा। ना तो 2 दोनों में है, ना तो 3 दोनों के गुणनखंड में है, ना तो 5 इन दोनों के गुणनखंड में आता है। यानी कि 1 के अलावा कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनका जो एचसीएफ होगा वो भी कितना होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन है 18 का व 25, यह ऐसी संख्याओं का युग्म दिया है जिनका एचसीएफ क्या है, 1 है। इसलिए यह जो युग्म होगा यह सहअभाज्य संख्याओं का युग्म होगा। तो इसका दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 देखते हैं, तो यहाँ पर दिए हैं 12 15 और 18 3 संख्याएं दी हुई है यहाँ पर। इसके बाद उदाहरण नंबर 12 देखते हैं, तो यहाँ पर 12 15 18 और 24 का लासा ज्ञात करना है। यहाँ पर 4 संख्याएं दी हैं, 4 ऑप्शन भी दिए हैं कि पहला है 90, दूसरा 120, तीसरा 240 और चौथा ऑप्शन दिया है 360। तो इन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना, यह भी यूपी 2020 में पूछा गया है, और उदाहरण नंबर 11 भी यूपी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी संख्याएं जो 12 15 18 और 24 दी गई हैं, इनके हमको गुणनखंड लिख लेने हैं। 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 के होंगे 3 गुणे 5। 18 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से 24 के गुणनखंड भी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब इन सभी संख्याओं के गुणनखंड लिखने के बाद जब एलसीएम ज्ञात करते हैं तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले सबसे छोटा सबसे छोटा गुणनखंड लेना है। जैसे यहाँ पर 2 है, 3 और 5, 3 गुणनखंड आपको मिलेंगे। एक तो 2 आया है, दूसरा 3 आया है, तीसरा क्या है 5 आया है। तो सबसे पहले हम 2 को ले लेते हैं। अब 2 को देखते हैं कि 12 के गुणनखंड में 2 बार है, यानी कि इसकी घात 2 है। 15 के गुणनखंड में नहीं है, 18 के गुणनखंड में 1 बार है,
और 24 के गुणनखंड में 3 बार है। तो 1 बार, 2 बार और 3 बार। यहाँ 1 बार भी नहीं है, इसको 0 घात अगर मान लें तो 0 घात, 1 घात, 2 घात, और यहाँ पर क्या है 3 घात है। तो चूंकि सबसे अधिकतम घात ली जाती है, यानी कि 3 बार हमको 2 लेना है, बाकी के बार जिसमें आए हैं वो सब छोड़ देना है। इसके बाद 3 को देखते हैं, तो यहाँ पर 3 12 के गुणनखंड में 1 बार है, 15 के गुणनखंड में भी 1 बार है, 18 के गुणनखंड में 2 बार है और 24 के गुणनखंड में 1 बार है। तो 1 बार, 1 बार, 1 बार, यहाँ पर क्या है 2 बार है। तो अधिकतम बार किसमें है 18 के गुणनखंड में, यानी कि हमको 2 बार 3 लिख लेना है। इसके बाद बचता है 5। तो 5 की जो अधिकतम घात है वो यानी किसी में आया ही नहीं है, केवल 15 के गुणनखंड में है, तो 1 बार 5 भी लिखना है। इसके बाद इन सभी की गुणा करा लेते हैं। तो जब गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4 दूनी 8, त्रिक 24, 24 पंजे होता है 120, 120 का 3 से गुणा कराएंगे तो आएगा 360। फिर 360 जो होगा वो 12, 15, 18 और 24 का लासा होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।